नमस्कार सभी दोस्तों को। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन ज्योग्राफी पॉइंट पे सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन। प्यारे मित्रों, इस समय हम असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के सिलेबस विश्लेषण की श्रृंखलाएं चला रहे हैं और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि पिछले 4-5 दिन से मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया, क्योंकि कॉलेज के विभिन्न कार्यक्रम अभी जो प्रवेश को लेकर के संचालित हो रहे हैं उसमें मैं काफ़ी बिज़ी हूँ। फिर भी आपकी सारी जो समस्याएँ हैं उसको मैं अपनी समस्या समझते हुए सिलेबस विश्लेषण की आज अगली कड़ी लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। ज्योग्राफी के असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस में आज बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है वो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ जो ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर है उसके अंदर रीजनल प्लानिंग, प्रादेशिक नियोजन या इकोनॉमिक ज्योग्राफी उससे जुड़े हुए चैप्टर जिनके सिलेबस के अंदर मैटर बहुत कम मिलते हैं। मैंने बहुत कोशिश की पिछले 3-4 दिनों से अलग-अलग जो सिलेबस की अलग-अलग बुकें हैं जो ऑथर की, उनमें से सेलेक्टिव चीज़ें मैंने आपके बीच में रखने की कोशिश की है। तो आज हम रीजनल प्लानिंग के फर्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस मैंने काफ़ी डीप से तैयार किया है। हर बार बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर आप इन्हें और ज़्यादा एक्सप्लेन कीजिए ताकि हमारा क्लियर हो जाए। तो सिलेबस को हम इतना डीप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फिर भी मैंने इस बार थोड़ा प्रयास किया है कि हर चीज़ को मैं एक बच्चे तक पहुँचाऊँ। तो काफ़ी लंबा चीज़ ये होने वाला है, तो 2 क्लास से हम इसको एकदम क्लियर कर देंगे कि रीजनल प्लानिंग के अंदर हमें क्या-क्या पढ़ना है और किन-किन चीज़ों के अंदर कौन-सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, इसको लेकर के अपन डिस्कस करेंगे। तो सीधा अपन अपने मैटर पे आ जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहता है, जब भी हम सिलेबस एनालिसिस करेंगे तो पाएँगे कि रीजनल टोपोग्राफी सबसे पहला चैप्टर है। तो रीजनल टोपोग्राफी बच्चे इधर-उधर ढूँढते हैं कि सर इसमें क्या पढ़ें? कई बच्चे मेरे से पूछ चुके हैं कि सर इसमें हम क्या पढ़ें? ये रीजनल टोपोग्राफी की बात कर रहा है, प्रदेश प्रारूप क्या है? तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल ही बताने की कोशिश की है कि इस चीज़ में हम कहाँ से पढ़ें? कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हम रीजन का अर्थ और डेफिनेशन क्यों पढ़ें? वो इसके अंदर है ही नहीं। मैं आपको विद्यार्थियों आपको सलाह देता हूँ कि यदि रीजन का चैप्टर आया हुआ है तो रीजनल चैप्टर के अंदर आपको डेफिनेशंस और मीनिंग दोनों पढ़ना जरूरी है। तो मैंने यहाँ आपको बहुत डीप में बताने की कोशिश की है। पहला जो आपका चैप्टर है प्रदेश प्रारूप, देखो इसको प्रारूप कह दो, प्रकार कह दो या क्लासिफिकेशन कह दो, ये सारी चीज इसके अंतर्गत आएगी। तो सबसे पहले आपको डीप एनालिसिस करना है। किसके बारे में करना है? प्रदेश के बारे में करना है। और प्रदेश का अर्थ क्या है और प्रदेश की परिभाषा क्या है, इसको अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है किसी भी ऑथेंटिक बुक के अंदर। अब बच्चे इसके बुक को लेकर के भी कंफ्यूज है कि हम रीजनल प्लानिंग के अंदर किसकी बुक पढ़ें। तो मैं आपको कहता हूँ, आप एसडी मौर्य की बुक आपके पास है तो उसको पढ़ लीजिए। श्रीवास्तव की जो रीजनल प्लानिंग बुक है वो आपके पास है तो उसको पढ़ लीजिए। या मैं ये आपको सजेशन दूंगा कि आपको यूजीसी नेट का जो अरिहंत का जो मैटर है उसके अंदर से आप पढ़ लीजिए। कहीं पर भी पढ़ोगे तो आपको रीजनल प्लानिंग का अर्थ और परिभाषा मिल जाएगी। अब अर्थ के अंदर तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ मैं रीजनल प्लानिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, रीजन की बात कर रहा हूँ, प्रदेश की अर्थ की बात कर रहा हूँ। यहाँ आपको ये देखना है कि परिभाषा के अंदर कौन से विद्वान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न टाइम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बनती है वो हॉबर्टसन की है, ब्लास की है, हार्टसॉन की है और डिंकिंसन की है। आप इन 4 विद्वानों को अच्छी तरीके से देख लेना कि इसने प्रदेश के बारे में क्या लिखा है। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपको चीज पढ़नी है, इसमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं
प्रदेश की विशेषता। अब बच्चे इस पर ध्यान देते नहीं है कि हमें रीजनल टाइपोग्राफी की बात करी है, अब सर ने कह दिया हम मीनिंग पढ़ लें, डेफिनेशन पढ़ लें। ये प्रश्न हर एग्जाम के अंदर पड़ता है कि एक प्रदेश, देखो कई बार क्या कहते हैं, प्रश्न यूं नहीं पूछा जाता है कि प्रदेश की विशेषता कौन सी है कौन सी नहीं है। आप बड़े स्तर का एग्जाम जब देने जाते हैं तो वहां आपसे ये चीज पूछी जाती है कि ये इस संदर्भ में सही है या नहीं है, तो कि कौन प्रदेश के संदर्भ में सही है, तो वो चीज यही कह रहा है कि प्रदेश की विशेषता वो मांग रहा है। बहुत सारी विशेषताएं आपको बुक में मिलेगी, मैंने कुछ विशेषता आपके लिए छांट करके तैयार की है। जब भी आप ज्योग्राफी के किसी भी चैप्टर को पढ़ो और उसमें उसकी विशेषताएं आए, तो उसमें जो टेक्निकल शब्दावलियां आई हुई है, जो विशेष अर्थ दे रही है, उन शब्दावलियों को आपको इंगित करना बहुत जरूरी है कि वो उसकी विशेषता में आती है या नहीं आती है। फॉर द एग्जाम्पल, मैंने प्रदेश की विशेषता के अंदर आपको लिया, सबसे पहली विशेषता है भौगोलिक तत्वों की समांगता या समरूपता। अच्छी तरीके से याद कर लेना कि भौगोलिक तत्व की समांगता। अब देखो, केवल भौगोलिक तत्व न आकर के केवल समांगता या समरूप, होमोजीनियस की बात कर ले इंग्लिश के अंदर, तो ये टेक्निकल वर्ड है। और ये समानता या समरूपता एक टेक्निकल वर्ड है, फिर यहाँ अपन इसको समझेंगे तो बहुत गहरा हो जाएगा। यहाँ तो आपको केवल ये विशेषताएं देख लेनी है और प्रश्न सीधा ऊपर से उठेगा। ये जो सिलेबस, ये जो सब्जेक्ट है, ये इतने डीप सब्जेक्ट है, इनकी गहराई के अंदर प्रश्न बहुत बनते हैं, लेकिन आप पिछले जो एग्जामों के पेपर है उनको रिव्यू कर लीजिए, आप पाओगे कि इसमें जो प्रश्न उठे हैं वो केवल बेसिक है, बहुत ऊपर से प्रश्न है। तो आप सीधी सीधी विशेषता देख लीजिए। पहली है समांगता या समरूपता की बात कर रहा है, दूसरा है विशिष्टता, ये शब्द पकड़ना है आपको, विशिष्टता को इंगित कर रहा है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विशिष्टता का मतलब क्या है। वो कहता है कि कोई भी रीजन है वो अपने आस पड़ोस के एरिया से एक स्पेसिफिक किटिस रखता है, एक विशेष विशेषता रखता है, इसलिए ये जो उसकी जो विशेषता बनेगी ये विशिष्टता कहलाएगी। और कई बार विशिष्टता के लिए एक शब्द और यूज किया जाता है, सापेक्षिक विशिष्टता। सापेक्षिक विशिष्टता का मतलब हुआ कोई प्रदेश किसी पड़ोसी प्रदेश से उसके सापेक्ष में विशिष्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह दूं कि एक अरावली प्रदेश है और एक है वो ये मरुस्थल का प्रदेश है, तो अरावली को यदि मरुस्थल के सापेक्ष में लेंगे तो वो एक शुष्क मरुस्थल, शुष्क जलवायु वाला बेल्ट है, बालू मृदा वाला बेल्ट है, तो उसके सापेक्षता वहां आपको ह्यूमिड जलवायु मिलेगी अरावली के अंदर, और वहां आपको मिट्टी अलग टाइप की मिलेगी। तो वो एक सापेक्षिक दृष्टि से दोनों के अंदर भिन्नता है और वो उस प्रदेश से कुछ विशिष्टता रखता है, इसलिए अरावली अपने आप में एक अलग प्रदेश है और मरुस्थल अपने आप में एक अलग प्रदेश है। तो सापेक्षिक विशिष्टता का ध्यान रखना। स्पष्ट भौगोलिक सीमांकित इकाई, कई बार हम भ्रम में रह जाते हैं कि सर प्रदेश की तो कोई सीमा होती नहीं है, लेकिन इसकी जो विशेषता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये एक स्पष्ट सीमांकित इकाई होती है। इसके अलावा पदानुक्रमिक व्यवस्था पाई जाती है। मैं इसको पूरा आपको नहीं समझा सकता क्योंकि चैप्टर लंबा हो जाएगा, आप तो केवल इनका शॉर्ट शॉर्ट देख लेना। पदानुक्रमिक व्यवस्था मिलेगी, एक या अधिक वृद्धि केंद्र इसके अंदर मिलेंगे, ग्रोथ पोल की बात कर रहा है। प्रदेश त्रिविम भूखंड होते हैं, तो जब अपन ये शब्द कभी पढ़ते ही नहीं है और फिर अचानक आते हैं तो हम उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। त्रिविम भूखंड होते हैं, मतलब एक प्रदेश के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई, ये तीनों विमाएं होती है, तीनों आयाम होते हैं। तो एक प्रदेश त्रिविम भूखंड है, ये भी इसकी विशेषता है। उसका अपने आप में एक सोशल स्ट्रक्चर है जिसकी समरूपता है, यानी पूरे प्रदेश के अंदर जो सोशल नहीं, सॉरी, इकोनॉमी की बात कर रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर जो आर्थिक स्ट्रक्चर है वो इक्वल वाला है, इक्वल मतलब समानता वाला है। तो आर्थिक संरचना में समरूपता उस प्रदेश की विशेषता है और प्रशासनिक नियंत्रण भी उस प्रदेश की विशेषता है। ये हो गया प्रदेश की विशेषता। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि और भी विशेषताएं होगी लेकिन इनको मत छोड़ना, प्रश्न यहीं से उठते हैं यदि विशेषता का उठा तो। और प्रश्न कैसे उठेगा कि प्रदेश के संदर्भ में कौन है कौन नहीं है, कौन प्रदेश को इंगित करता है,
कौन प्रदेश के संदर्भ में इंगित नहीं करता है, ये सारी चीजें इस तरीके से पूछी जाती है जो स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगली चीज मैंने आपके लिए ली है प्रदेशों के प्रकार। अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था, जो चीज मैंने आपको बताई, वो आपकी सिलेबस के अंदर इंडिकेट नहीं हो रही, लेकिन ये चीज सिलेबस के अंदर इंडिकेट हो रही है, प्रदेशों के प्रकार। अब प्रकार का हम क्लासिफिकेशन करें, देखो कई तरीके से प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है। मैंने कुछ मोस्ट ऑफ वर्गीकरण आपके सामने रखे हैं, तो मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा आपका ध्यान उन्हीं शब्दों पे जाए, या आपको शब्द पे और उस शब्द की विशेषता पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। चलो थोड़ा डिस्कस कर लें कि प्रदेशों के प्रकार के अंदर सबसे पहला एक क्लासिफिकेशन चलता है भौगोलिक तत्वों के आधार पे। किसके? भौगोलिक तत्वों के आधार पे। आपको ऐसा बहुत कम पूछने का चांस मिलेगा कि भौगोलिक तत्वों के आधार पे प्रदेशों के प्रकार बताइए। मैंने केवल ऊपर लिखा है, आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो 4 प्रदेश है भौगोलिक तत्वों के आधार पे, एकल विषय, बहुल विषय, संपूर्ण विषय और कंपेज, आपको नाम याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। देखो कुछ ऑथरों ने विद्यार्थियों इन तीनों को तो अलग से क्लासिफाइड किया है और कंपेज के रूप में बहुल और संपूर्ण दोनों को साथ करके लिखा है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि कुछ जो अच्छे ऑथर है उन्होंने इसको अलग किया, तो मैंने भी समझा कि थोड़ा मैं कंपेज को अलग कर दूं, क्योंकि एस डी मौर्य की बात करें तो एस डी मौर्य कंपेज को है वो बहुल और संपूर्ण के बीच की कड़ी मानता है। अब आप इनका ध्यान क्या रखना है, आपको इनकी परिभाषा और विशेषता, दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एकल विषय क्या है, बहुल विषय, संपूर्ण विषय और कंपेज क्या है, और उसकी एक दो विशेषता। इससे ज्यादा आपको गहरा नहीं जाना है। ये जो क्लासिफिकेशन किया जाता है भौगोलिक तत्वों के आधार पे, इस क्लासिफिकेशन के पीछे व्हिटलशी नाम के विद्वान के अध्ययन को आधार बनाया जाता है। तो कई बार व्हिटलशी को भी इसके साथ जोड़ दिया जाता है कि व्हिटलशी के भौगोलिक तत्वों के आधार पे प्रदेश कितने प्रकार के। बहुत गहरी बात है, ध्यान रखना। पिछली बार जब हमारा पेपर हुआ था तो उसमें सब प्रश्न आया था, इसका डिंकिंसन का प्रश्न आया था, तो कई बार बच्चों ने उसको काफी मतलब डाउटेबल लिया कि डिंकिंसन ने ऐसा कहीं क्लासिफिकेशन किया ही नहीं है। बट जब डिंकिंसन की स्टडी को हम पढ़ेंगे तो उसने लाक्षणिक और केंद्रीय प्रदेश के बारे में लिखा है। तब वहां से एक प्रश्न सीधा उठ गया कि डिंकिंसन किस प्रदेशों को इंगित करता है। तो उसका स्पष्ट क्लासिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन उन दो प्रदेशों के बारे में वो वर्णन कर रहा है, तो प्रश्न तो वो सही बैठ गया। और तीसरे प्रदेश के बारे में वो वर्णन नहीं कर रहा है, तो वो चीज वहां से बाहर निकल गई। तो ये जो प्रश्न, ये चीज मेरे लिखने का औचित्य ये था कि व्हिटलशी ने अपनी जो स्टडी की थी और उस स्टडी में उन्होंने भौगोलिक तत्वों को 16 भागों में बांटा था। पूरी पृथ्वी की भौगोलिक तत्वों को 16 टाइप्स में डिवाइड किया था। उस व्हिटलशी के अध्ययन के आधार पर ही ये क्लासिफिकेशन हुआ है। तो इस प्रश्न को उसी एंगल से पूछा जा सकता है कि व्हिटलशी के अध्ययन के आधार पर प्रदेश कितने प्रकार के हैं। तो आपको 4 प्रकार ध्यान रखने, एकल विषय, बहुल विषय, संपूर्ण और कंपेज। और हाँ, जब कंपेज की स्टडी आप करोगे तो कंपेज का डायरेक्ट कनेक्शन व्हिटलशी से है। बहुत अच्छी स्टडी की है कंपेज पर व्हिटलशी की। तो मैं आपको यहाँ ये भी सजेशन देना चाहूंगा कि कंपेज को आप स्पेसिफिक पढ़ना। कंपेज है ये, न कि पेज। ध्यान रखना, पेज अलग है और कंपेज अलग है। तो कंपेज का स्टडी है वो व्हिटलशी ने किया था। कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर पे हम आते हैं। एक क्लासिफिकेशन और चलता है अमेरिकी भौगोलिक संघ का। अमेरिकी ज्योग्राफिकल जो एसोसिएशन था उसका चेयरपर्सन रहा था व्हिटलशी, उसका अध्यक्ष रहा था व्हिटलशी। और व्हिटलशी के अध्ययन काल में अमेरिकन भौगोलिक संघ ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो 2 टाइप का था। ये क्लासिफिकेशन मोस्ट ऑफ पूछा जाता है। ऐसा नहीं पूछा जाता है कि अमेरिकी भौगोलिक संघ ने कितने भाग दिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, मैंने आपके सामने दे दिया। लेकिन यहां से जो पूछे जाने की सबसे ज्यादा
संभावना है वो ये जो दो मैंने प्रदेश दिए हैं, पहला प्रदेश है लाक्षणिक या समरूप प्रदेश, कार्यात्मक या केंद्रीय। आप हिंदी शब्द से भ्रमित हो जाओगे। लाक्षणिक, समरूप, एक रूप, इसके कई नाम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको ये सलाह दूंगा कि यहाँ आपको फॉर्मल वर्ड याद रखना है। फॉर्मल रीजन, फॉर्मल रीजन लाक्षणिक रीजन है, समरूप रीजन है। आपको इसकी विशेषता को बड़े डिटेल से पढ़ लेना है कि लाक्षणिक प्रदेश की विशेषता क्या है या फॉर्मल रीजन की विशेषता क्या है। और दूसरा अमेरिकी भौगोलिक संघ ने दिया कार्यात्मक, कार्यात्मक या केंद्रीय, सेंट्रल भी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसको कहते हैं फंक्शनल। ये दो वर्ड याद रखना, फॉर्मल और फंक्शनल। कई बार क्या होता है कि हिंदी के अंदर ही सीधी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज कर ली जाती है। जैसे ऐसा कह दे कि फंक्शनल प्रदेश की विशेषता बताइए, तो फंक्शनल किसको इंगित कर रहा है? कार्यात्मक को या केंद्रीय को। और फॉर्मल किसको कर रहा है? लाक्षणिक या समरूप को। दैट इज क्लियर। ये अमेरिकी भौगोलिक संघ का है, इनकी विशेषताएं आपको पढ़नी है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश भौगोलिक संघ का क्लासिफिकेशन। जिस तरीके से अमेरिकी भौगोलिक संघ ने क्लासिफाइड किया, इसी तरीके से ब्रिटिश भौगोलिक संघ ने भी क्लासिफिकेशन किया है। ब्रिटिश भौगोलिक, अब यहाँ आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि ब्रिटिश भौगोलिक संघ ने कितने भागों में क्लासिफाइड किया है। यहाँ इंपॉर्टेंट काउंट नहीं है, यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? संख्या नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है कि वो जो प्रदेश दिए उस प्रदेश की विशेषताएं क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भौगोलिक संघ ब्रिटेन ने जो क्लासिफिकेशन किया उसको दो भागों में बांटा है। एक तो जेनेरिक, एक जेनेरिक और दूसरा विशिष्ट। तो आपको जेनेरिक और विशिष्ट ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। जेनेरिक क्या है और विशिष्ट क्या है। अब विशिष्ट के अंदर आपको ज्यादा गहरा नहीं देखना है, आपको जेनेरिक के अंदर देखना है। जेनेरिक के उसने दो भाग किए हैं, बड़ा ध्यान से सुनना हो। एक भाग किया उसने समरूप और दूसरा भाग किया उसने कार्यात्मक। आप कहोगे ये तो उसी में आ गया वापस जो अमेरिकी ज्योग्राफिकल एसोसिएशन ने दिया था। भाई एक प्रदेश मोटे रूप से देखा जाए तो वो या तो लाक्षणिक होगा या कार्यात्मक होगा, या तो फॉर्मल होगा या फंक्शनल होगा, चाहे वो अमेरिकी भौगोलिक दे चाहे ब्रिटिश भौगोलिक दे। तो ब्रिटिश भौगोलिक ने दो टाइप से इसका क्लासिफिकेशन किया, जनिक, जनिक और विशिष्ट। जनिक, अब विशिष्ट का आपको छोड़ देना है। जनिक को उसने दो भागों में बांटा है, एक तो समरूप प्रदेश और एक कार्यात्मक प्रदेश। फिर समरूप और कार्यात्मक इन दोनों को इसने मिला करके और इसके तीन भाग किए हैं। यानी समरूप के भी तीन भाग होते हैं और कार्यात्मक के भी तीन भाग होते हैं। कौन? एकल, बहुल और संपूर्ण। अब आपको यहाँ कुछ ज्यादा नहीं देखना है, ये यहां तक नहीं आना है। आपको जेनरिक का ध्यान रखना है, और जेनरिक के अंदर समरूप और कार्यात्मक दो क्लासिफिकेशन है। और इनका जो एकल वाला प्रदेश है ना, अब आपको सर ये एकल वही है जो एक सामान्य भौगोलिक तत्व जो व्हिटलसी ने दिया था भौगोलिक तत्व के आधार पे, वो सेम ही है। वहां भी एकल, बहुल, सकल और कंपेज की बात थी, या एकल, बहुल और संपूर्ण की बात है। और बहुल और संपूर्ण को मिला करके और कंपेज बनाया जाता है, या इनके लिए कंपेज शब्द यूज कर लिया जाता है। यहाँ मैं आपको ये सलाह दूंगा कि इनको जब आप पढ़ो, एकल, बहुल, संपूर्ण, कंपेज, इनको रटने की जरूरत नहीं है। आपको काउंट नहीं पूछा जाएगा कि 4 है, 5 है, 3 है। आपको यह पूछा जाएगा कि कौन जेनरिक प्रदेश है या जेनरिक में नहीं है। फिर एकल का विस्तार से पढ़ना। एकल में क्या होगा? जैसे कृषि प्रदेश अलग हो गया, खनिज प्रदेश अलग हो गया, वन प्रदेश अलग हो गया, ये सब एकल प्रदेश है। तो एकल प्रदेशों का क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल देख लेना, कौन एकल प्रदेश है। और उसमें एक प्रदेश आएगा आर्थिक प्रदेश।
तो मैं आपको यहाँ ये सलाह दूंगा कि आर्थिक प्रदेश को थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिए कि आर्थिक प्रदेश क्या है, इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। जेनरिक प्रदेश मैंने स्पष्ट कह दिया कि आप उदाहरण सहित जेनरिक प्रदेश को पढ़ें, यानी कौन समरूप है और कौन कार्यात्मक है, वो तो विशेषता उसके एग्जाम्पल में आ जाएगी। और हाँ, एक इसमें स्टडी करने वाले ज्योग्राफरों को भी दिया हुआ है किताब के अंदर, जहां भी आप पढ़ोगे तो जेनरिक प्रदेश की स्टडी है वो कौन कौन से ज्योग्राफरों ने की। उसके बाद एक जनरल क्लासिफिकेशन चलता है, ये थोड़ा अपने आप में विशेष हो जाता है, ध्यान रखना हो। जनरल क्लासिफिकेशन, सामान्य वर्गीकरण। अब देखो, प्रश्न ये नहीं आएगा कि कौन जनरल क्लासिफिकेशन है, जैसे इसमें से आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन प्रदेश है, कौन प्रदेश नहीं है, उसमें लाक्षणिक या समरूप के साथ कोई और जोड़ दे, उसके साथ ये भी जोड़ दे। अपन को तो ये ढूंढना है कि क्या ये प्रदेश का क्लासिफिकेशन कहीं ये प्रदेश के क्लासिफिकेशन का हिस्सा है कि नहीं है ये प्रदेश। जैसे आ गया तदर्थ प्रदेश, आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आपके दिमाग में आएगा कि तदर्थ प्रदेश तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये तो प्रदेश का हिस्सा हो नहीं सकता, और वहां हम इसको गलत करके आ जाते हैं। तो ये एक चीज सोचने लायक है। तो यहाँ एक और क्लासिफिकेशन चलता है, प्रदेश के 3 वर्ग चलते हैं। एक ये तो वही हो गया समरूप, सम्मांग या लाक्षणिक, जिसको फॉर्मल बोलते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये फॉर्मल की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्रोड केंद्रीय कार्यात्मक, ये फंक्शनल की बात कर रहा है, समझ गए। तो फॉर्मल और फंक्शनल तो हर जगह आ रहे हैं, अमेरिकी वाले में भी आए, ब्रिटिश वाले में भी आए। हाँ, उसने क्लासिफिकेशन करने का जो नजरिया है वो अलग रखा है। तो 2 प्रदेश तो हो गए, फॉर्मल फंक्शनल। एक इसने तदर्थ प्रदेश की बात करी है। तदर्थ प्रदेश के 3 प्रदेश बताए हैं, कौन से? संक्रमण, कार्यिक और विशेष प्रदेश। अब आपको यहाँ एक तो ये ध्यान रखना है कि तदर्थ प्रदेश भी होता है, एक ये ध्यान रखना है कि तदर्थ प्रदेश के 3 पार्ट हैं। अब ये पूछ ले कि कौन तदर्थ प्रदेश की श्रेणी में नहीं आता है, 3 ये दे दे और कोई और दे दे, और 3 इसके साथ एक आर्थिक प्रदेश दे दे, एक ये दे दे कि संक्रमण प्रदेश, एक कार्यिक प्रदेश और एक विशेष प्रदेश। तो ये तदर्थ प्रदेशों का क्लासिफिकेशन है। इनको आप शॉर्ट में देख लेना, कौन संक्रमण प्रदेश है, कौन कार्यिक प्रदेश है और कौन विशिष्ट प्रदेश है। मैं कहता हूं कि आप लाक्षणिक फॉर्मल की विशेषता बढ़िया ढंग से पढ़ लेना, बाकी वालों को ऊपर ऊपर देख लेना। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। हाँ, ये तो अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे वो इसका प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन का। अगला आपकी किताब में एक और चैप्टर दिया है, वो है भूगोल में प्रादेशिक संकल्पना, रीजनल कंसेप्ट इन ज्योग्राफी। अब ये बड़ी विडंबना है कि हम क्या पढ़ें, कोई हिस्ट्री तो दी नहीं है रीजनल प्लानिंग की। ये जरूरी नहीं है कि रीजनल प्लानिंग की हिस्ट्री मिले, जरूरी ये है कि कौन से ज्योग्राफरों ने रीजनल प्लानिंग पर काम किया। हमें उन ज्योग्राफरों के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए जिन्होंने रीजनल ज्योग्राफी पे काम किया। कुछ ज्योग्राफरों का मैंने बताया भी है, हालांकि मैं थोड़ा आपको बैक ले जाऊं, मैंने वारेनियस से शुरू किया है। वारेनियस से पहले भी रीजनल ज्योग्राफी पे काम किया है। इट मीन्स मैं ईसा के बैक चला जाऊं, यहाँ अपन अपनी ज्योग्राफी में चले जाएं, रोमन में चले जाएं और इसमें यूनान वालों में चले जाएं। तो जैसे रोमनों में स्ट्रेबो का है, यूनानियों ने तो इतना इसमें मानविकी पे ध्यान दिया नहीं था, तो रीजनल का वहां तो प्रश्न पैदा नहीं होता है। हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो जो स्ट्रेबो का काल है वो इससे रिलेटेड है। आप स्ट्रेबो को पढ़ोगे तो स्ट्रेबो की जो ज्योग्राफी है उसमें रीजनल पुट मिलते हैं। तो पहला तो क्लियर हो गया स्ट्रेबो का। फिर जब आप स्ट्रेबो के बाद आते हैं तो वहां आपको एक शब्द मिलेगा वॉरेनियस। आपको यदि ज्योग्राफी आपने ढंग से पढ़ी है तो ज्योग्राफिया जनरलिसिस को पढ़ा होगा आपने, 1650 में जो किताब लिखी थी ज्योग्राफिया जनरलिसिस, और उसमें उसने भूगोल को 2 भागों में बांटा था और वहां से ही ड्यूलिज्म शुरू होता है।
द्वैतवाद शुरू होता है। वहां से रीजनल ज्योग्राफी एक बेसिक कंसेप्ट के रूप में सामने आ गई थी। उसने जो जनरल ज्योग्राफी और स्पेसिफिक ज्योग्राफी की बात करी थी, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल। जो स्पेसिफिक ज्योग्राफी थी, विशिष्ट भूगोल थी, वो रीजनल ज्योग्राफी थी। तो आप वारेनियस को थोड़ा देख लेना, इसकी बुक वगैरह और इसका थोड़ा रोल। फिर रीटर पे आ जाते हैं। रीटर अच्छा खासा प्रादेशिक ज्ञान रखता था वो, और उसका तो जो लैंडर कुंडे था वो स्पेसिफिक रीजनल पे ही लिखा गया था। तो रीटर का लैंडर कुंडे भी प्रादेशिक संकल्पना को इंगित करता है। और रिच टॉपेन ने तो गजब की स्टडी करी। क्या इन्होंने वो जो रीजनल कंसेप्ट था, क्षेत्रीयता का विचार था, और इसकी अपन क्षेत्रीय विविधता की बात कर रहे हैं, एरियल डिफरेंटेशन की, तो इसी ने तो दिया था। तो क्षेत्रीयता पर विचार रिच टॉपेन भी अच्छा खासा है। आर्टसन और हैटनर का भी जोरदार रोल है। प्रदेशों का वर्गीकरण किया था इन्होंने। और आर्टसन ने जो बुकें लिखी थी 1939 और 1959 में, उसने रीजनल कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से लिखा था। तो मैंने स्पष्ट लिखा है कि हार्टसन और हेटनर की आप बुकें अच्छी तरीके से देख लेना, जो रीजनल कंसेप्ट पर लिखी गई है। इसके अलावा ब्लास का भी रोल रहा। अब देखो, एक चीज मेरे अभी दिमाग में आ रही है। यहाँ मैंने जो नाम लिया है ना, वो स्पेसिफिक वो ज्योग्राफर है जो रीजनल ज्योग्राफी पे अच्छा काम किया है। तो कई बार क्या होता है कि एक बेसिक प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन रीजनल ज्योग्राफी से संबंधित नहीं है या प्रादेशिक भूगोल से संबंधित नहीं है। तो हमें मोटा मोटा ये आइडिया होना चाहिए कौन कौन ज्योग्राफर था जिसने रीजनल ज्योग्राफी पे काम किया था। अब यहाँ जैसे इराटा स्टनीज आ जाए और स्ट्रेबो भी आ जाए, वॉरेनियस भी आ जाए। अब यदि हमने ढंग से पढ़ा है तो हमें पता है कि स्ट्रेबो है, वॉरेनियस है और ब्लास है, इसका तो रीजनल ज्योग्राफी पे काम किया हुआ है। इरेटास्थनीज का काम रीजनल ज्योग्राफी पे मैंने कभी पढ़ा नहीं, तो डेफिनेट इरेटास्थनीज बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब हमने स्ट्रेबो को पढ़ा ही नहीं है ढंग से, वॉरेनियस को ढंग से पढ़ा ही नहीं है, या पढ़ा है लेकिन हमने रीजनल कंसेप्ट के हिसाब से नहीं पढ़ा है, तो वहां हम कंफ्यूज में आ जाएंगे। कंफ्यूज में आएंगे तो या तो उस प्रश्न को छोड़ देंगे या उस प्रश्न को गलत करके आएंगे। इसलिए जरूरी है कि जो मैंने नाम लिए, मोटा मोटा ये हमारे पास आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई रीजनल कंसेप्ट के अंदर इन इन लोगों ने काम किया है। ब्लास ने अच्छा खासा काम किया। जो पेज की अवधारणा थी, फ्रांस के भौतिक प्रदेश की उसने बात करी थी, पेज, तो अच्छा खासा अध्ययन है। और जो वर्ल्ड यूनिवर्सले ज्योग्राफी, जिसको विश्व भूगोल की संज्ञा दी गई, प्रादेशिक भूगोल पर लिखी गई, बहुत अच्छी बुक है। अल्बर्टसन का रोल कौन नहीं जानता। 1905 के अंदर विश्व के वृहद भौगोलिक प्रदेशों का जो क्लासिफिकेशन था वो अल्बर्टसन ने ही किया था। उसको पढ़ लेना हो, कितने वृहद भौगोलिक प्रदेश बताए थे। और वेटलसी की अच्छी स्टडी है। वेटलसी ने तो कंपेज की स्टडी करी है, कंपेज पूरा ही उसका ही है। तो कंपेज क्या है, देखो, पेज कंपेज, इसको ढंग से पढ़ लेना। ढंग से पढ़ने का मतलब इसकी विशेषता पढ़ लेना। तो ये चीज तो हो गई कि इन ज्योग्राफरों ने काम किया। इसके अलावा भी है, जैसे जर्मन लैंडस्केप, ये एक कंसेप्ट है। तो जर्मन जर्मन जो दर्शन है उसके अंदर लैंडस्केप का जो कंसेप्ट है वो रीजनल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसके अलावा भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर आर एल सिंह का योगदान अच्छा रहा है। कई बार तो ऐसे यूं आ जाए कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी भूगोलवेत्ता प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है। अब हमारे मन में हुआ वो हमने किसी की पढ़ाई नहीं, और ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो उसमें बेसिक यही होता है कि वो मोस्ट ऑफ पॉपुलर ज्योग्राफर को ही इंडिकेट करके पूछता है। तो रीजनल ज्योग्राफी के संबंध में हाँ, एक सलाह मैं आपको ये भी दूंगा कि जितने सारे हमारे जो ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट है, जैसे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, इन ज्योग्राफी में जो इंडिया के अलग अलग ज्योग्राफरों का रोल है, उसमें जिसको मोस्ट ऑफ जिसका रोल है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर इंडिया इंडिया का कौन सा ज्योग्राफर बेटर रोल कर गया, या एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में इंडिया के किस ज्योग्राफर ने अच्छा रोल किया, ये आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है। वो वहीं से सीधा उठा करके प्रश्न पूछते हैं कि चलो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर जैसे इंडिया के फलाने ज्योग्राफर ने सबसे पहले अच्छा लिखा था, तो हम वहां से उठा करके पूछ लेते हैं, उस ज्योग्राफर के बारे में पूछ लेते हैं।
तो रीजनल कंसेप्ट पर RL सिंह का अच्छा योगदान है, रामलोचन सिंह का, जिसने एक बुक लिखी थी इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी। तो RL सिंह को भी याद रखना। एक मैंने यहाँ लिया है, एक विद्वान है बेरी और हैकिन। तो बेरी और हैकिन ने रीजन के 3 प्रकार बताए, वो अपने आप में एक प्रकार उसने बहुत अलग बताया था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कहीं इसका ऐसा प्रश्न न आ जाए। कई बार अब जैसे डिंकिंसन का जो प्रश्न आया था, तो मुझे भी कंफ्यूज किया था उस प्रश्न ने, बट अब मुझे भी लगा कि एग्जामिनर के दिमाग में कुछ भी बात वहां से निकल सकती है। तब मैंने यहाँ नोट करवा दिया कि बेरी और हैकिन नाम के विद्वान है, उसने अपनी स्टडी करी और उसने अपनी स्टडी के आधार पर प्रदेश के 3 रूप बताए। एक तो प्राथमिकता का प्रदेश, एक समरूपी प्रदेश और एक कार्यात्मक। अब देखो ये दोनों तो निकल करके आ गए, फॉर्मल और फंक्शनल। समरूपी फॉर्मल है, तो फॉर्मल और फंक्शनल तो सब जगह है। एक इसने नया दे दिया, कौन सा? प्राथमिकता का प्रदेश, जिसको प्रायरी बोला गया, उसमें प्रायरी, PRIORI। ये नाम आपको ध्यान रखना है, प्रायरी प्रदेश या प्रायरी रीजन। ऐसा पूछ ले कि बेरी और हैकिन के संदर्भ में नहीं है या सही है, या बेरी और हैकिन ने कौन से प्रदेश दिए कौन से नहीं दिए। एक में आ जाए प्राथमिकता का प्रदेश, 2 में समरूपी, 3 में कार्यात्मक, फिर 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 सही है, 2 सही है, ऐसे कंफ्यूज वाले। तो ये 3 चीज हो गई, क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रादेशिक पदानुक्रम, रीजनल हायरार्की। रीजनल हायरार्की आपको बहुत ज्यादा गहरी नहीं पढ़नी है। रीजनल हायरार्की में आपको एक तो लिंटन का पढ़ना है, एक विटलसी का पढ़ना है, एक कॉन्स्टेंट का पढ़ना है और एक फ्रीडमैन का पढ़ना है। हर किताब के अंदर आपको मिल जाएगा कि लिंटन ने जैसे 7 हायरार्की दी है आरोही क्रम के अंदर, जो ऊपर छोटे प्रदेश और उसके नीचे है वो बड़े प्रदेश, उसने वो भौगोलिक एरिया है वो इंडिकेट किया है। तो लिंटन का पदानुक्रम, विटलसी का, अनस्टैंड का और फ्रीडमैन का। लिंटन ने 7 पदानुक्रम के पद दिए, विटलसी ने 4 दिए, अनस्टैंड ने 5 दिए और फ्रीडमैन ने 5 दिए हैं। और ये जो लिंटन का है, इसमें आरोही क्रम लिया है, उसमें विशेष करके फॉर्मल रीजन के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि लिंटन का जो क्लासिफिकेशन है, पदानुक्रम है, वो पदानुक्रम किस आधार पे है? फॉर्मल रीजन के आधार पे है। तो ये एक चैप्टर आपका हो गया प्रादेशिक पदानुक्रम। इंग्लिश के अंदर आपको हायरार्की मिलेगा, तो ये उनकी हायरार्की हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अपन आ जाते हैं, प्रादेशिक सीमांकन। डेलिमिशन दिया हुआ है आपके सिलेबस में अच्छी तरीके से, सीमाओं का निर्धारण। इसका तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है प्रादेशिक सीमांकन का। तो देखो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि प्रादेशिक सीमांकन की 2 विधियां हैं। ये भी 1-2 एग्जामों के अंदर या नेट के एग्जाम में इसको पूछा गया है। एक प्रदेश की सीमा निर्धारण करने के लिए कुछ गुणात्मक विधि का भी इस्तेमाल किया जाता है और कुछ मात्रात्मक विधियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। गुणात्मक विधियां इतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, इसलिए बहुत सारे ऑथरों ने अपनी बुकों के अंदर इन विधियों का रोल नहीं रखा है। लेकिन कुछ विद्वानों के काम मैंने पढ़े हैं, उसके हिसाब से मैंने यहाँ नोट भी करवाया। तो आपको 2 नाम याद रखना है कि भाई प्रदेशों का सीमांकन में गुणात्मक विधि कौन इस्तेमाल करता है। तो एक तो ग्रीन का नाम याद रखना है, और हाँ सॉरी, ग्रीन एक का ही है, यीट्स का इसमें नहीं आएगा, उसमें आएगा। तो ग्रीन का नाम याद रखना। जो ग्रीन का क्लासिफिकेशन है या सीमांकन करने का जो तरीका है वो गुणात्मक है, और ग्रीन ने अपना काम किया था यूएस के अंदर न्यूयॉर्क और बोस्टन प्रदेशों का जो क्लासिफिकेशन था वो गुणात्मक विधि के आधार पर किया था। अब यहां से प्रश्न गहरा उठने की संभावना है, और 100% जहां तक मैं मानता हूं कि एग्जामिनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो मात्रात्मक विधि की तरफ रहता है। मैंने कुछ विधियां, मात्रात्मक विधियां, उसको छांट करके अलग किया है। एक है दूरी न्यूनतमीकरण। दूरी न्यूनतमीकरण कई बार हिंदी के अंदर कंफ्यूज करता है, तो मैंने यहाँ इंग्लिश वर्ड भी साथ में लिखा है, डिस्टेंस मिनिमाइजेशन, दूरी को कम करना। ये विधि यूज की थी यीट्स ने,
और गैरिसन ने। कई बार तो क्या होता है, ऐसे आ जाए दूरी न्यूनतमीकरण से संबंधित है तो फिर उसमें विद्वानों का नाम दे दे, गेरी दे दे, यिट्स दे दे, बॉगवे, न्यूस्टन, रेली दे दे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दूरी न्यूनतमीकरण का संबंध किससे है, यिट्स से और गैरिसन से। यिट्स ने काम कहाँ किया, विस्कॉन्सिन के स्कूली क्षेत्रों के लिए किया। थोड़ा अपने दिमाग में ये भी होना चाहिए कि यिट्स का संबंध किससे है। इन्होंने प्रदेश का जब क्लासिफिकेशन किया था तो स्कूल के बेल्ट के हिसाब से उसकी है जो सीमा निर्धारित की थी। गैरिसन ने काम किया था पेट्रोलियम पदार्थों पर, पेट्रोलियम पदार्थों के आधार पर उसने सीमा निर्धारण किया था। क्लियर, दूरी न्यूनतमीकरण, यिट्स और गैरिसन। एक इसमें मात्रात्मक के अंदर आता है थिशन बहुभुज। थिशन बहुभुज को यूज किसने किया, बोगुए ने किया और कोपेक ने किया। एक आता है ग्राफ थियरी। ग्राफ थियरी यूज की न्यूस्टन और डेसी ने। और गुरुत्व विश्लेषण जो रेली का कंसेप्ट है उसके आधार पर कुछ विद्वान प्रादेशिक सीमाओं का निर्धारण करते हैं। क्लियर, ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये मात्रात्मक है, मोटी चीज। तो अब जैसे बड़ा बड़ा ऊपर से प्रश्न आ जाएगा, निम्न में से कौन मात्रात्मक विधि नहीं है, और उसमें ग्रीन की विधि दे दे या फिर इनमें से कोई और साथ में ऐड कर दे। फिर दूसरी संभावना बनती इसके साथ विद्वानों का जो कोरिलेशन है कि इसके साथ कौन सा विद्वान रिलेटेड है, इसके साथ कौन सा विद्वान संबंध रखता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है वो है समीपवर्ती प्रदेशों से तुलना की विधियां। एक ये भी एक कंसेप्ट चलता है कि प्रादेशिक सीमा तो निर्धारण होगी, लेकिन कई बार निकटवर्ती प्रदेश से कंपैरिजन करने के लिए कुछ मेथड यूज की जाती है। तो वो कौन सी मेथड है, तो यहाँ आपको दो विधियों का ध्यान रखना है कि समीपवर्ती प्रदेशों से तुलना करने के लिए दो विधि ज्योग्राफी में यूज की जाती है, एक प्रसरण विश्लेषण और एक सहसंबंध व प्रादेशिक बंधन विधि। यहां आपको इसको गहरा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं कि ये तुलनात्मक से रिलेटेड विधि है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तुलनात्मक का काम करती है। अगला आपको ध्यान रखना है कि इनके संबंधित विद्वान कौन है। तो जैसे प्रसरण विश्लेषण है, इसको यूज किया था जॉबलर ने। जॉबलर कहां का था, यूएस का। यूएस से याद रखना कोई जरूरी नहीं है, ऐसे याद रखो प्रसरण विश्लेषण किसका है, जॉबलर का है। संबंध और प्रादेशिक बंधन किसका है, थॉमसन और हैगुड का है। समझ गए, ये था समीपवर्ती प्रदेशों से तुलना करना। उसके बाद जो नेक्स्ट अपना चैप्टर है वो है कृषि प्रदेशों पर सीमांकन का कार्य। कौन कौन से विद्वान है, देखो वो मेथड वाले विद्वान तो है ही है, कुछ और विद्वान भी थे जिन्होंने कृषि प्रदेशों के सीमांकन पर कार्य किया। तो ऐसे विद्वान कौन है, इसमें आपको टेलर, बेकर और व्हिटलसी का नाम याद रखना है। इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर प्रदेशों का सीमांकन किया या सीमा निर्धारण का काम किया। जब आप कृषि प्रदेश की बात करोगे तो व्हिटलसी निकल करके आएगा, यूएस कृषि प्रदेश की बात करोगे तो बेकर निकल करके आएगा, टेलर भी निकल करके आएगा। जब बहुत बड़े भौगोलिक प्रदेश के रूप में आप स्टडी करोगे रीजनल की, तो टेलर, बेकर और व्हिटलसी का ध्यान रखना। इसके अलावा औद्योगिक प्रदेशों पर सीमांकन का काम किया था जोन्स और थॉमसन ने। तो जोन्स और थॉमसन दो नाम जुड़ गए। तो प्रादेशिक सीमांकन पर काम करने वालों में टेलर, बेकर, व्हिटलसी, जेम्स, जोन्स और थॉमसन हो गया। अब एक कंसेप्ट ये भी आ सकता है कि भारत के अंदर प्रादेशिकरण का काम किसने किया या प्रादेशिकरण के प्रयास किसने किए। यहां बहुत अच्छी चीज आपको ध्यान रखनी है, एक एलडी स्टैम्प ने इस पर काम किया है और एक काम किया एनल बेकर ने। देखो बहुत सारे होंगे, जहां तक मैं समझ पाया हूं और मुझे उचित लगा कि ये दो नाम मैं आपके सामने सजेक्ट करूं। तो भारत में प्रदेशों की सीमा निर्धारण करने के लिए दो विद्वानों के प्रयास सराहनीय रहे। एक एलडी स्टैम्प का जिसने 1926 के अंदर क्लासिफिकेशन किया था, सीमा निर्धारण किया था, जिसमें 22 प्रधान प्रदेश जो भूआकृतियां थी उसके आधार पे और 10 छोटे प्रदेशों की बात उसने कही थी। इसी तरीके से एनएल बेकर जिन्होंने 1928 के अंदर इंडियन रीजनलाइजेशन किया था, जिसके अंदर 18 प्रधान और 10 छोटे। मैं कहता हूं इसको पूरा पूरा तैयार कर लेना,
स्टैम्प क्या कहता है 1926 के अंदर 22 प्रधान भूआकृतियां और 10 छोटे प्रदेश, और एनएल बेकर 18 प्रधान और 10 छोटे प्रदेश की बात करता है। ये आपकी पहली क्लास थी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं रीजनल प्लानिंग के बारे में अपन बात करेंगे। धन्यवाद।